नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आलोक धनवा की एक कविता है। इस कविता की याद यूं ही दिल बहलाने के लिए नहीं आई है। माई बाप सरकार की संस्थाएं जब बाप की भूमिका में आ जाए तो लड़कों को लड़कियों के लिए ये कविता पढ़नी चाहिए। मंच ना मिले तो ऑनलाइन, ऑनलाइन ना मिले तो ऑफलाइन। लाजिम है हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है। तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी, शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। भागी हुई लड़कियां लड़कियों को घर से भगाने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनकी संभावनाओं को समझाने के लिए लिखी गई थी। इस कविता का जिक्र नहीं करता अगर बेंगलुरु की एक अदालत ने 19 साल की एक लड़की अमूल्या को जमानत देने से इनकार न किया होता और ये न कहा होता कि जमानत मिलने पर यह लड़की भाग जाएगी और फिर से वही अपराध करेगी। जिस संगीन अपराध की धाराएं अमूल्या पर लगाई गई थीं उनमें राष्ट्रद्रोह, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप थे। 19 साल की इस लड़की पर ऐसे संगीन आरोप लगा दिए गए, जेल में ठूंस दी गई, एसआईटी का गठन कर दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका नक्सल कनेक्शन है। आप भूल गए होंगे, 90 दिन बीत गए और पुलिस चार्जशीट तक तैयार न कर सकी। यह कहानी भी आप नागरिकों से एक दिन हिसाब मांगेगी। जब अमूल्या ऐसे बेबुनियाद आरोपों की जंजीरों में 90 दिनों तक यूं ही जेल में ठूंसी गई तो फिर यह मत समझिएगा कि आपकी बेटी या बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा, 100% होगा। लड़की भाग जाएगी, फिक्र इसकी नहीं, इसकी होनी चाहिए कि क्या आरोप लगाकर, जैसे तैसे आरोप लगाकर किसी को भी 3 महीने के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। क्या हमारी चाहतों का भारत ऐसा होना था? अगर ऐसा ही होना था तो लड़कियों को भागने की जरूरत नहीं है। आप लड़कियों को छोड़कर भाग जाइए। उन दिनों नागरिकता संशोधन कानून का विरोध चल रहा था। बेंगलुरु की एक सभा में सांसद असदुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे। तभी 19 साल की अमूल्या लियोना सामने आती है और पाकिस्तान जिंदाबाद कह देती है। पूरी बात कह नहीं पाती, घबराए लोग माइक छीनने लगते हैं। वह अपनी पूरी बात फेसबुक पर लिखती है। आपने सिर्फ इतना ही देखा या दिखाया गया। एक भरा पूरा मुल्क जैसे भरभरा गया। चैनलों पर आक्रामक बहस होने लगी। दबाव ऐसे बनता है कि पिता भी कह देते हैं कि बेटी की जमानत लेने नहीं जाएंगे, जेल में सड़ जाए, पुलिस उसकी हड्डियां तोड़ दे। अमूल्या को देश का दुश्मन बना दिया गया। अमूल्या ने 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद कहा तो 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, लेकिन इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ा कि अमूल्या के घर पर हमला हुआ। पिता से कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलें। वो अपने देशभक्त होने की सफाई देने लगते हैं। अमूल्या ने इस घटना से पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था,
कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, श्रीलंका जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद, भूटान जिंदाबाद और जो भी देश हैं उनका जिंदाबाद। आप बच्चों को सिखाते हैं कि जो देश है वो मिट्टी है। हम बच्चे बताना चाहते हैं कि देश का मतलब है उस जगह में रहने वाले लोग और उन्हें सभी ज़रूरी चीज़ें मिलनी चाहिए, बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। उन सभी को जिंदाबाद जो समाज की सेवा करते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी देश को जिंदाबाद कहती हूँ उसकी नागरिक नहीं हो जाती। कानून के मुताबिक मैं भारत की नागरिक हूँ, मुझे अपने देश की इज्जत करनी चाहिए। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए काम करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं यह करूँगी। देखते हैं आरएसएस वाले क्या कर सकते हैं। बहुत सारे संगठन गुस्से में होंगे। मुझे जो कहना था कह दिया। London magistrate, after considering the application of the Amulya, has granted bail as the police had failed to complete the investigation and file charge sheet on 20th of May. They filed charge sheet only on 3rd June. So on that ground, the application has been allowed. The conditions have been placed that she shall furnish a surety for a sum of rupees 1 lakh and she has to execute a bond for the like sum. On these grounds, Amulya Leona has been granted. 19 साल की ही लड़की है। एक भरा पूरा मुल्क इस तरह से भरभरा जाए कि उस पर राष्ट्रद्रोह के आरोप लगा दें। 2019 के विश्व कप में, क्रिकेट विश्व कप में जब दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था तो भारत के क्रिकेट प्रेमियों ने पाकिस्तान की जर्सी पहन ली और अपने पड़ोसी देश का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या उन सभी पर राष्ट्रद्रोह का मामला लगा दिया जाना चाहिए था? क्या अमूल्या ने वह नहीं कहा जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, जिससे हमें सीखने को कहा जाता है? क्या यह इतना बड़ा अपराध था कि उसे 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाए, एक तरह से सड़ा दिया जाए? उसके दिलो दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा? एक 19 साल की बच्ची ही तो है वो, उसके जहन पर क्या असर पड़ा होगा? ये कोई सोचने वाला है भी या नहीं है इस देश में? 90 दिन, मामले की गंभीरता देखिए, 90 दिन बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं होती है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि यूं ही नारे लगा देने से नहीं माना जा सकता कि सरकार के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मामला था पंजाब के 2 अधिकारियों ने खालिस्तान जिंदाबाद और राज करेगा खालसा के नारे लगा दिए थे जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा हो रही थी। अभियोजन पक्ष के वकील का दावा था कि इन दोनों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2 लोगों के 1-2 बार इस तरह से नारे लगा देना भारत के खिलाफ नहीं माना जाएगा। राजद्रोह या सेक्शन 153A के तहत आरोप लगाने के लिए नारे के अलावा यह भी देखना होगा कि 2 समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने के लिए और भी कोई गंभीर हरकत की गई या नहीं। सब कुछ सामने था। अमूल्या का पोस्ट सामने था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने था, तब भी बहस का माहौल बनाकर 19 साल की एक लड़की जेल में भेज दी जाती है। उस वक्त गोदी मीडिया दिन रात इसी तरह के विषयों पर चर्चा किया करता था, बताया करता था कि देश कितने खतरे में है और एंकर कितने बड़े देशभक्त हैं। इतनी ऊर्जा अगर हम देशभक्ति की अस्पताल बनाने में लगाए होते तो आज कोविड-19 से मरने वालों को बचा रहे हो। अब आते हैं सफूरा जरगर पर। भारत में चरित्रहीन करार दिए जाने की संभावना या आशंका से असंख्य लड़कियां सदियों से जुल्म सह रही हैं। वो अपनी जगह पर ही हैं, कहीं भागी नहीं हैं, वो कहीं भाग नहीं सकती। इसलिए अदालत को चिंता होती है कि लड़कियां कहीं भाग ना जाएं। सफूरा जरगर के साथ जो भद्दा मजाक हुआ सोशल मीडिया पर, आपको देखना चाहिए। 27 साल की इस गर्भवती लड़की को लेकर जिस तरह की बातें की, वो उस देश के लिए गौरव का क्षण है जो देश बात बात में दावा करता है कि हम नारी की पूजा करते हैं। इस तरह के मजाक उड़ाए गए, भद्दी भद्दी बातें कही गई सफूरा जरगर के बारे में। सफूरा उसी जामिया मिलिया की छात्रा है जिसे देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शुमार किया गया है। सफूरा के प्रोफेसर कहते हैं कि वो A+ स्टूडेंट है, समय और समाज को समझने वाली और आगे बढ़कर सवाल कर देने वाली।
जब 19 साल की एक लड़की अमूल्या बेवजह 3 महीने के लिए जेल में सड़ा दी जा सकती है, तो यह कतई न समझें कि 27 साल की सफूरा के लिए किसी सहानुभूति की आकांक्षा है। बेशक गर्भवती है और अदालत के सामने यह बात लाई जा चुकी है कि उसे संक्रमण हो सकता है और कई तरह की जटिलताएं हैं, तो इसी आधार पर जमानत की हकदार थी। मगर सफूरा जरगर को जमानत नहीं मिली। 10 अप्रैल को पहली बार पता चलता है कि दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में पुलिस उससे पूछना चाहती है। कई घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर ली गई। 13 अप्रैल को जमानत मिलती है, लेकिन उसी दिन पुलिस एक और FIR में उसका नाम जोड़कर गिरफ्तार कर लेती है। 21 अप्रैल को उस पर आतंकवादियों पर लगने वाली धाराएं FIR में जोड़ देती है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सफूरा जरगर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़ी थी, जिसे सेंट मेरी की छात्रा रही सफूरा जामिया से समाजशास्त्र में MPhil कर रही है। दिल्ली दंगों के मामले में कई FIR दर्ज हुई है। हम उस FIR की बात करना चाहते हैं जो 6 मार्च को हुई है और जिसका नंबर 59/2020 है। इस FIR में शुरू में सफूरा जरगर का नाम नहीं था, उमर खालिद का था, दानिश का था, और पुलिस ने वो धाराएं लगाई थीं जिनमें जमानत मिल सकती थी। जब ये मामला स्पेशल सेल के पास गया तब धाराएं बदल दी गईं, वो धाराएं लगाई गईं जिनमें जमानत नहीं मिल सकती थी। राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए। 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा, शत्रुता बढ़ाने के आरोप लगाए गए। इस FIR में शुरू में सफूरा जरगर का नाम नहीं था। 59 नंबर की इस FIR की कहानी को अभी याद रखिए। जाफराबाद रोड ब्लॉक के सिलसिले में सफूरा को 48 नंबर के FIR के तहत 10 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद अरेस्ट होती है। 13 अप्रैल को मंडोली जेल में जमानत की सुनवाई होती है और जमानत मिल जाती है। लेकिन उसी दिन बहुत दूर एक और कोर्ट में एक और FIR नंबर 59 पेश की जाती है और गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाता है। सफूरा के वकीलों को कड़कड़डूमा कोर्ट और मंडोली जेल के बीच भागा दौड़ी करनी पड़ती है। 59 नंबर FIR में पहली बार सफूरा का नाम जोड़ दिया जाता है अचानक, और इसी FIR में 8 दिन बाद 21 अप्रैल को UAPA की धाराएं लगा दी जाती हैं। आतंक के लिए फंड जुटाने के आरोप लगते हैं, भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगते हैं। UAPA के मामलों का इतिहास है। जमानत आसानी से नहीं मिलती है। अदालत ने माना है कि UAPA की धाराएं सही लगी हैं। इस हिंसा से दिल्ली शहर जल गया। इस स्टेज पर केस के मेरिट को देखने की ज़रूरत नहीं है। जांच को लेकर किसी तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। कोर्ट मानती है कि पहली नज़र में इस बात के प्रमाण हैं कि चांदबाग में सड़क जाम करने की साजिश रची थी। आरोपी ने साजिश रची। मगर मीडिया रिपोर्ट, हफ पोस्ट, क्विंट, इन सब में जो रिपोर्ट छपी है उनमें सफूरा के वकील का भी बयान या दलील छपी है। उनके वकील का कहना है कि सफूरा पर व्हाट्सएप चैट और गवाहों के आधार पर आरोप लगे हैं जो बेबुनियाद हैं। लोकतंत्र में भाषण देना गुनाह नहीं। लोकतंत्र में विचार अलग अलग हों, इस आधार पर किसी को जेल नहीं भेज सकते। सफूरा 23 फरवरी को चांदबाग गई थी, मगर वहां भाषण नहीं दिया, खजूरी में दिया, और उस भाषण में हिंसा भड़काने वाली कोई बात ही नहीं की। दिल्ली में 24 फरवरी की दोपहर हिंसा होती है। अगर ट्रंप के सामने प्रदर्शन करने की बात कही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात उठाने की बात कही, तो यह गुनाह नहीं है। इस आधार पर UAPA नहीं लगा सकते। अगर कोई प्रदर्शन के दौरान मौजूद भी है तो इस आधार पर UAPA नहीं लगा सकते। 48 नंबर की FIR में ज़मानत मिलती है। 59 नंबर की FIR में उसका नाम जोड़कर उन्हीं तथ्यों के आधार पर 2-2 FIR नहीं हो सकती है। सफूरा के वकील की दलील खारिज हो गई और ज़मानत रद्द कर दी गई। भारत में पुलिस जिस तरह से FIR में कहानी बनाती है या चार्जशीट में जैसी कहानी बनाती है, उसे आज तक साहित्य की निगाह से क्यों नहीं देखा गया? देखा जाना चाहिए। वो कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प तरीके से बनाई जाती हैं। उसके किरदार 20-20 साल यूं ही तफरीह में जेल काट आते हैं।
एक लाइव साहित्यिक रचना आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगी। और हम इसे इतने सामान्य हो चुके हैं कि उफ तक नहीं करते हैं। मतलब हम पाठक की तरह ऐसी कहानियों में रस ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एफआईआर को, जिसमें बहुत सारे एक्विटल हो जाते हैं बाद में, लेकिन 20-20 साल लोग जेल में रहते हैं, आतंक के मामले में भी उसे साहित्य के नोबेल कमेटी के पास भेजना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भेजना चाहिए, बुकर प्राइज के लिए भी भेजना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे की जो प्रतिभाएं हैं, हमें कभी कभी उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए आपको एफआईआर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस जब आतंक के आरोप लगाती है तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के गंभीर आरोप एफआईआर के स्तर पर पुलिस के पास हैं, जिससे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। शब्दशः तो नहीं, मगर सार ही समझिए। एफआईआर में ये लिखा गया है कि मुखबिर ने जानकारी दी है कि दिल्ली का दंगा सुनियोजित षड्यंत्र था। उमर खालिद ने ट्रंप के भारत के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर उतारकर जाम करने की अपील की, ताकि इंटरनेशनल स्तर पर यह प्रोपेगेंडा फैले कि भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। उमर और सहयोगियों ने दिल्ली में कई जगहों पर औरतों और बच्चों को सड़कों पर उतारकर दंगा भड़काने की साजिश रची थी। मौजपुर, करदमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार व आसपास के इलाकों में कई जगह पर घरों में फायर आर्म्स, पेट्रोल बम, एसिड बोतल और पत्थर और इन्हें फेंकने के लिए गुलेल व अन्य घातक सामान इकट्ठा किए गए। दंगों में हिस्सा लेने के लिए बाहर की भीड़ बुलाई गई। इसकी जिम्मेदारी दानिश को सौंपी गई। इसी योजना के तहत 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे औरतों और बच्चों को कहा गया सड़क जाम करने के लिए, ताकि आसपास के लोगों की परेशानी बढ़े, तनाव बढ़ने से दंगों को अंजाम दिया जा सके। इसी दिन उपरोक्त इलाके के कुछ स्कूलों, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पूर्व नियोजित तरीके से खाली करा लिया गया था। ये सिर्फ एक झलक है, जिससे पता चलता है कि आतंक के आरोप लगाने के लिए पुलिस ने किन किन तथ्यों को, प्राथमिक तथ्यों को एफआईआर के लायक समझा है। अब आप समझिए कि वही उमर खालिद हैं, हर मामले में वही मिल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद के ऊपर गोली चलाने वाला कहाँ गया, जो बंदूक लेकर आया था? उससे किसी को खतरा नहीं हुआ, ना समाज को ना देश को। लेकिन उमर खालिद पर इस तरह के आरोप लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप के दौरे का राजनीतिक विरोध कर रहे थे। तो बहुत लोग कर रहे थे उस दौरान, उमर खालिद ही क्यों? तो इस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में दंगा ज़रूर हुआ, जो दुखद था। अगर सब कुछ आतंकी साजिश के हिसाब से हो रहा था, तो फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कर रहे थे? क्यों हम लोग तब सवाल उठा रहे थे कि वो क्यों नहीं मौके पर जाकर अपनी पुलिस का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उस भयावह भीड़, दोनों तरफ की भयावह भीड़ के बीच असहाय हो गई थी। उसके सामने दोनों ही अपने लोग थे। कमिश्नर का बीच में ही तबादला होता है, उनकी जगह पर किसी और को लाया जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्वी दिल्ली के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उस समय इस दौरे को इस नज़र से भी देखा गया कि दिल्ली पुलिस जो चूक गई थी, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसे नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन देते रहे, बीच में जाकर उनसे बातें करते रहे कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या उन्होंने कहा कि आतंकी हमले की साजिश थी, दंगा इस तरह से फुटबॉल मैच की तरह? यह बात तारीफ के काबिल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बीच मैदान में गए और लोगों के गुस्से का भी सामना किया। क्या आतंकी हमले या साजिश की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस तरह से जाना चाहिए था? क्या उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट दी कि दिल्ली में आतंकी साजिश हुई है? हमें बहुत प्रक्रियाओं का पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट का प्रश्न तो जायज़ ही लगता है। उस दौरान ट्रंप का दौरा होने वाला था। ट्रंप की एजेंसियां भी दिल्ली दंगों की पर नज़र रख रही थी। क्या इन सब की ये हालत हो गई थी कि किसी को पता न चला कि आतंकी साजिश है, और वो भी 23 फरवरी से चल रही है या 15 दिसंबर से चल रही है, जब जामिया में पुलिस घुसकर छात्रों को मार रही थी? कहानीकार भी कमाल का है। सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यार जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर।
सर यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। यार वी आर नॉट सेफ देयर ऑन होम सर। सर वी आर नॉट फाइटिंग विद द टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर अब आप देखिए कि चार्जशीट में पुलिस ने क्रोनोलॉजी पर बहुत जोर दिया है। 24 फरवरी को जब दंगा शुरू होता है तो उस घटना को ले जाकर सीधा दिसंबर के महीने में 15 या 16 दिसंबर था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब पुलिस घुसती है, लाइब्रेरी में घुसती है, छात्रों को मारती है, उससे जोड़ दिया जाता है। अब उस कहानी को और पीछे बैक डेट में ले जाकर कहां कहां जोड़ा जाएगा, ये निर्भर करता है कि किस किस का नाम इशारे से तय किया जाएगा। 29 दिसंबर 2019 को चेन्नई पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें 5 लड़कियां थीं। ये कोलम यानी रंगोली बना रही थीं और सभी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही थीं। कर्नाटक के बीदर में जिस स्कूल में CAA के खिलाफ नाटक हुआ, उसकी प्रिंसिपल फरीदा बेगम और एक छात्रा की मां नजमुन्निसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी के बदले मां को इनके पति गुजर चुके थे और ये जब जेल में थी तब पड़ोसियों ने बच्ची को पाला था। फिर से लौट कर आते हैं भागी हुई लड़कियों पर, 1-2 बार और लौट कर आएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन हुए, उन्हें रचनात्मक और अहिंसक बनाने में महिलाओं और लड़कियों का बहुत अच्छा योगदान था, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई और भारत में एक नए नागरिक वर्ग के उभरने की पहचान हुई कि एक नया कोई वर्ग है लड़कियों का जो अपने नागरिकता के बोझ से लैस है, राजनीतिक अधिकारों से लैस है और वो प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हट रही हैं, मगर उनका तरीका रचनात्मक और अहिंसक है। अब उन्हीं आंदोलन को, उनके आंदोलन को, उन लड़कियों को इन दंगों की पृष्ठभूमि से जोड़ा जा रहा है। लड़कों को भी जोड़ा गया है, मर्दों को भी, लेकिन लड़कियों की भी संख्या कम नहीं है। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नताशा और दिव्यांगना को 22 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। FIR नंबर 48 में इन पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लगाने के आरोप लगाए गए। तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इन दोनों ने हिंसा की बात की। इन पर पुलिस के अफसर पर हमला करने की धारा लगाई गई। नताशा को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि उन पर कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी नताशा नरवाल तुरंत गिरफ्तार कर ली जाती हैं। तब नताशा पर पहले से और गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, हत्या के प्रयास के। इस FIR का नंबर है 50। इसमें नरवाल या कालिता या किसी के नाम नहीं है। इसके बाद भी नरवाल पर UAPA लगा दिया जाता है। आरोप लगता है कि दिल्ली में दंगों के पीछे साजिश रच रही थी। इन दोनों के नाम भी FIR नंबर 59 में जोड़ दिए जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा गुलफिशा फातिमा जो MBA की छात्रा हैं, उन्हें भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इशरत जहां को भी। रवीश, FIR से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन FIR एविडेंस नहीं है उन फैक्ट्स की जो ये मेंशन करती है। अच्छा, अब अगर FIR किसी आदमी ने की है तो जाहिर है इन्फॉर्मेंट जो है वो या तो राइटिंग में देगा, अगर ओरल उसने पुलिस को बताया है तो पुलिस उसे रिकॉर्ड करेगी और उसको कॉपी देगी। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये जो FIR थी जो आप कह रहे हैं कि किसी ने की, उसका नाम नहीं मालूम। FIR जो है वो नामजद होती है, अभियुक्तों के नाम दे, या अज्ञात व्यक्तियों ने क्राइम किया उनका वो दे, लेकिन FIR करने वाले का नाम जरूर होना चाहिए। आप ये देखिए कि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का रविश्वर माझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 का, कि अगर पुलिस को किसी ने फोन पर इंफॉर्मेशन दी और उसने आइडेंटिटी नहीं बताई एक्यूज्ड की और किस तरह की इंजरीज हुई हैं विक्टिम को, तो वो FIR नहीं मानी जाएगी। मैं ये समझता हूं कि जफूरा जरगर के केस में अजीब नाइंसाफी की मामला लगता है
कि ये वो लड़की है जो पढ़ने में अच्छी है, वो तो आपने बता दिया अपने इंट्रो में, लेकिन ये एक लॉ को अपोज कर रही है। देखिए गांधी जी भी जो थे वो नमक का जो कानून था उसके विरुद्ध थे। जब राजीव गांधी पोस्टल बिल लाए थे तो पूरी अपोजिशन ने, इंक्लूडिंग बीजेपी ने, उसकी अपोजिशन की थी। किसी लॉ को अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि आप टेररिस्ट हैं या आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये अनलॉफुल एक्टिविटी जो है रवीश, ये सेक्शन 2O जो यूपा का है उसमें इसकी परिभाषा दी हुई है, और इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे बाय वर्ड्स स्पोकन या रिटन या किसी साइन से जिससे वो देश की किसी टेरिटरी को छोड़ने का क्लेम, यानी आप अपने देश की टेरिटरी किसी और को देना चाह रहे हैं, या वो क्वेश्चन करे या वो डिसरप्ट करे सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी, देश की संप्रभुता और अखंडता पे प्रश्न लगाए, या वो इस तरह का कुछ डिसअफेक्शन क्रिएट करे अगेंस्ट इंडिया। अब यहां पे अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, अगेंस्ट रूलिंग पार्टी नहीं है। मैं ये समझता हूं जितने भी सीए प्रोटेस्टर्स थे वो और सफूरा जरगर, ये भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे थे। ये कह रहे थे कि जो सरकार ने एक लॉ बनाया है वो लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, उस लॉ को पार्लियामेंट अमेंड कर दे, विड्रॉ कर ले, ये बात हो रही है। अब ये जो यूपा लॉ है ये अपने आप में एक टेरराइजिंग लॉ है, लेकिन इस लॉ के हिसाब से भी मैं नहीं समझता कि सफूरा जरगर का केस जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है। दूसरे जो ये बात हो रही है कि साहब पिंजरा तोड़ और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिया अगेंस्ट हेट इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, तो ये भी एक सेक्शन 3 है यूपा का जो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करेगी, और जब वो डिक्लेयर करेगी उसकी ग्राउंड्स देगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर तभी इंप्लीमेंट होगा जब एक ट्रिब्यूनल उसे कंफर्म कर दे। ना तो इंडिया अगेंस्ट हेट, ना जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, ना पिंजरा तोड़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया। मुझे लगता है रवीश आपको इसमें थोड़ी लंबी बात करनी पड़ेगी, तब मैं डिटेल में बात बता पाऊंगा, लेकिन मुझको जिस तरीके से बेल के ऑर्डर में इनकंसिस्टेंसी है कि कभी कोई जज कुछ कह रहा है, आप देखिए कि रेप के मामले में और सेक्सुअल अब्यूज के मामले में चिन्मयानंद जी जो थे उनके मामले में बेल दे दी गई, और यहां बेल डिनाई की जा रही है। बेंगलोर में वो बच्ची से एक स्लोगन गलत लग गया, पड़ोसी देशों की जिंदाबाद कर दिया, महीनों से उसकी बेल नहीं हो रही। ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि बेल के मामले में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को परेशान कर रहे हैं, जबकि आप ये सोचिए अगर किसी प्रेग्नेंट औरत के विरुद्ध क्राइम एक्ट जो है साबित हो जाए, उसे सजा हो जाए और डेथ पेनल्टी दे दी जाए, तो उसको मौत की सजा जब तक नहीं दी जाती जब तक वो प्रेग्नेंट है। द वायर ने एक स्टोरी की है कि किस तरह यूएपीए कानून लगाकर यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को निशाना बनाया गया। असम में भी जो कृषक आंदोलन के नेता हैं उन पर भी इस तरह के संगीन आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी संगठनों से नाता रखने वालों को कई संगीन आरोपों से बरी कराया गया, जमानत दिलाई गई, जमानत मिली, केस को कमजोर किया गया। मतलब 1 फरवरी 2020 को दिल्ली के शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल बैसला को जमानत मिल चुकी है। हालांकि पुलिस ने जमानत के खिलाफ अपील की थी। कपिल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 336 और 506 भी लगाए गए। दिल्ली दंगों की हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने हथियारों के विक्रेता मनीष सिरोही को गिरफ्तार किया था बंदूक और गोला बारूद रखने के आरोप में, मगर सामान्य आरोप लगे जिसके कारण 6 मई को जमानत मिल गई। इन लोगों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया गया। एक और कहानी है जिसका दिल्ली दंगों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो भागी हुई लड़कियों की कहानी के दायरे को बड़ा करती है। सुधा भारद्वाज, न जाने कितनी योग्यता है, कितनी डिग्रियां हैं, सब को छोड़कर वो छत्तीसगढ़ चली आईं और गरीबों के बीच काम करने लगीं।
सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव केस में 2018 से जेल में है। 22 फरवरी के बाद से मायशा जो उनकी बेटी हैं सुधा भारद्वाज से नहीं मिल सकी हैं, नहीं मिलने दिया गया है। बेटी जब मां से मिलने के लिए एक बार दिल्ली से पुणे चली गई तो 5 मिनट के लिए वक्त दिया गया। ये वायर की स्टोरी है। ऐसी मेहरबानी पर भारत की माएँ तो झूम जाएं। 5 मिनट की मुलाकात की मेहरबानी बताती है कि हमारी सरकार अभी भी दयावान है। सुधा भारद्वाज के साथ गिरफ्तार शोभा सेन को 1 या 2 बार बात करने की अनुमति मिली है, लेकिन सुधा भारद्वाज को नहीं। बेटी और वकील ने तालाबंदी के दौरान बात करने की बहुत कोशिश की, कई बार फ़ोन किया मगर अनुमति नहीं मिली। मायशा का कहना है कि मां के लिए दवा और कुछ पैसे भेजे थे, लगता है वो भी नहीं मिले। अब फिर से लौट कर आते हैं भागी हुई लड़कियां पर। यह कविता है आलोक धनवा की। सहज बुद्धि से ये सवाल उठ रहा है, क्या सिस्टम में बैठा कोई ऐसा है जो इस कविता पर पढ़ रहा है और नागरिक की भूमिका में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ रही लड़कियों से घबराया हुआ है? क्या ये सिर्फ संयोग है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, पढ़ाने वाली या समाज के बीच में अपना घर-बार छोड़कर काम करने वाली महिलाओं पर इस तरह के मुकदमे दायर किए जा रहे हैं? क्या किसी ने भागी हुई लड़कियां का मतलब कुछ और समझा है, ठीक उल्टा जो कवि ने नहीं लिखना चाहा है? एक और बात है कि मुझे हैरानी है कि FIR नंबर 59, जिसमें न जाने बाद में कितने लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और अभी कितने लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं है? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो हर शाम उन दिनों रैलियां किया करती थी, सड़कों पर पैदल चला करती थी, पैदल मार्च करती थी, भाषण दिया करती थी। उनका नाम क्यों नहीं है? मुझे इस बात को लेकर हैरानी है। जब मंत्री अनुराग ठाकुर गोली चलाने के नारे लगवा रहे थे, प्रवेश वर्मा सांप्रदायिक बातें कर रहे थे, कपिल मिश्रा देख लेने की बातें कर रहे थे, तब किसी को नहीं लगा कि वो भारत के समाज या कानून की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। FIR में भी पुलिस ने उनकी भूमिका के बारे में अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। जो दिशा दिख रही है उससे उम्मीद भी कम नजर आती है। मोहन नर्सिंग होम की छत पर खड़े ये नौजवान किसी साजिश के तहत बंदूक लेकर आए थे और गोली चला रहे थे, पता नहीं। ये नौजवान कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, अभी तक पता नहीं, लेकिन ये वीडियो बहुत साफ है। शायद दिल्ली दंगों का एकमात्र इतना साफ वीडियो आपको मिलेगा। इनकी बंदूक लाइसेंसी है या नहीं पता नहीं, लेकिन यह तस्वीर जितनी साफ है उतनी स्पष्टता चार्जशीट में कई जगहों पर नज़र नहीं आई। हो सकता है हमारी नज़र से भी चूक हुई हो। उम्मीद है पुलिस अपनी अगली चार्जशीट में बंदूक चलाने वाले इन नौजवानों को नहीं छोड़ेगी। अभी तक इनका जिक्र नहीं है। ताहिर हुसैन की छत से हिंसा की जो तस्वीरें आई थीं वो भी कम दहलाने वाली नहीं थी। उस वक्त ताहिर हुसैन प्रमाण देते रहे कि दिल्ली पुलिस के अफसर से मदद मांगी थी, अफसर देर से आए, मकान से चले गए तो भीड़ ने कब्जा कर लिया। ये सब बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। ताहिर पर आतंक के लिए फंड जुटाने का संगीन आरोप लगा है। बहरहाल पता चल रहा है कि जिन दंगों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समुदाय के लोग मारे गए, उसकी जांच या इंसाफ का सवाल अभी लंबा चलेगा, शायद कई दशकों तक। गिनती की जा सकती है कि किस समुदाय के लोग सबसे अधिक मरे, लेकिन उससे ना तो बहस में बराबरी आती है और ना इंसाफ में। दंगा तो था ही, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो ही चुके थे। मैंने शुरू में कहा कि लड़कों को लड़कियों के लिए आलोक धनवा की कविता पढ़नी चाहिए। दरअसल लड़कों से उम्मीद बेकार है, इसलिए लड़कियों को लड़कियों के लिए भागी हुई लड़कियां पढ़नी चाहिए। अगर एक लड़की भागती है तो यह हमेशा जरूरी नहीं कि कोई लड़का भी भागा होगा। कई दूसरे जीवन प्रसंग हैं जिसके साथ वह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिर्फ जन्म देना ही स्त्री होना नहीं है।
तुम्हारे टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अब उनकी संभावना की भी तस्करी करो। वह कहीं भी हो सकती है, गिर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन वह खुद शामिल होगी सब में। गलतियां भी खुद ही करेगी, सब कुछ देखेगी, शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी। किसी दूसरे की मृत्यु नहीं मरेगी। जाहिर है आप बहुत उदास हो चुके होंगे इस प्राइम टाइम को देखकर। बात ही कुछ ऐसी है, सिस्टम जब जर्जर हो जाता है तब उदासी आ जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि सफूरा, अमूल्या या सुधा भारद्वाज के लिए सिस्टम एक तरफा हो और आपके साथ वो सिस्टम निष्पक्षता का बर्ताव करेगा। ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन क्या जिंदगी उदासी में ही काट दी जाए? ऐसा भी नहीं होता है। स्वरात्मा बेंगलुरु का एक बैंड है जो लोगों से उम्मीद रखता है कि कोविड-19 के इन उदास दिनों में वो कोई गीत गाए। उनके गीत का ये हिस्सा आप सुनिए। कांटों के मौसम में फूलों के खुशबू को चुनते रहो, दम भर के सांसों में उम्मीद कोई जगाते रहो, मुश्किल में जीना न भूलो कोई गीत सुनते रहो, सुना रहा वो गीत, वो ये गीत ही ये गीत वो मैं गा रहा हमारी राजनीति अक्सर पीछे मुड़कर देखती है और कई बार इतना मुड़ जाती है कि भूल जाती है कि आगे भी देखने की ज़रूरत है। इसीलिए आप देखेंगे कि बीच बीच में अतीत का मुद्दा आता है, उसका हिसाब किया जाता है, नाम वगैरह बदले जाते हैं। अब ये मौका था तमिलनाडु में जहाँ कोविड-19 की लड़ाई हो रही है, हालत ख़राब है जबकि वहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो उस पर पूरी शक्ति से लड़ने की। लेकिन इसी वक्त वहाँ तमिल भाषा विभाग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है कि 1000 से अधिक जगहों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं। इनमें शहर के नाम हैं, गांव के नाम हैं, कस्बों के नाम हैं, स्टेशन वगैरह वगैरह के नाम हैं। जैसे अब वेल्लोर आप बोलते थे तो आप वेल्लूर बोलना पड़ेगा आपको। तो इस तरह का बदलाव किया गया है। कोयम्बटूर को अब कोयम्बत्तूर बोला जाएगा, मदुरई को मदुरई, पुडुचेरी को पुथुचेरी, टोंडियारपेट को बदलकर थंडियारपेट्टई बोलना होगा। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम पहले ही बदल चुका है, पुराताची थलईवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल स्टेशन। 1000 जगहों के नाम बदले गए, सारे घर के ही बदल डाले गए बल्ब की तरह से। अगर इन नामों को पढ़ते समय उच्चारण, तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन में कोई चूक हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं तमिल नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। चिंता ये है कि अगर यूपी, बिहार के नेताओं ने इस आइडिया को ठीक से समझ लिया तो उन प्रदेशों के कस्बों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अपने आने वाले 20 साल की राजनीति गांव, गली, मोहल्ला, सड़क, स्टेशन के नाम बदलवाने के नाम पर ही काट लेंगे और अपनी दुकान चला लेंगे। और इस दौरान नुकसान ये होगा कि इन इलाकों को जहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की ज़रूरत है, ये मुद्दा फिर से पीछे चला जाएगा।
राहुल जो चेन्नई में रहते हैं, यूट्यूबर हैं, रूस्टर न्यूज़ नाम से अपना चलाते हैं यूट्यूब में चैनल, उन्होंने, वो तमिल भाषा के जानकार हैं, उनकी मातृभाषा है, लेकिन हमारे लिए हिंदी भी जानते हैं, वो कितनी अच्छी बात है। उन नामों का मतलब, उन नामों का उच्चारण, कुछ नामों का उन्होंने भेजा है। जब अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों ने इसको ट्रेडिंग कैपिटल का नाम दे दिया, यानी यहाँ से वो व्यापार किया करते थे। और जब व्यापारिक केंद्र ये बन गया तो काफ़ी सारे कागज़ भी इनको लिखने पड़ते थे, चिट्ठियाँ भी लिखनी पड़ती थी, जगह जगह के नाम भी इनको याद करने पड़ते थे। अब उसमें समस्या ये हुई, जो अंग्रेज थे उनकी ज़ुबान में न चेन्नई घुसा न मदिरासपट्टिनम घुसा। अब मदिरासपट्टिनम बन गया मद्रास, और कई और जगहों के नाम भी इन्होंने इसी तर्ज पे बदल डाले। जो उनकी ज़ुबान पे नहीं आता था उसको बदल के अपनी ज़ुबान के हिसाब से उन्होंने बदल डाले। अब कागज़ इतने लिखने पड़े, जो रिकॉर्ड्स इतने इनको मेंटेन करने पड़े, वही रिकॉर्ड्स ऑफिशियल बन गए और वही स्पेलिंग्स आज तक चली आ रही है। यानी जो अंग्रेज़ों ने गलतियां करी लिखने में, वो गलतियां आज तक चली आ रही थीं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वो इन जगहों को उसी तरह से बुलाते थे जैसे हजारों सालों से वो बुलाते आ रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव इस भाषा में शायद नहीं पड़ा। अब समझने की दूसरी बात, यानी यहाँ के अक्षर और यहाँ की लिपि। जो तमिल भाषा में कुल अक्षर हैं वो हैं 247, हिंदी में हुए 44, अंग्रेजी में हुए 26। इतने सारे अक्षरों के होने के बावजूद तमिल भाषाओं में कुछ कमियां हैं। यानी तमिल भाषाओं में कई ऐसे अक्षर नहीं हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि ह, श, शु, फ, ऐसे कई और शब्द। जैसे कि मेरा नाम हुआ राहुल, अगर आप तमिल में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे रागुल। जी हाँ, यहाँ पर यही समस्या है। तमिल भाषा में जो ह जैसे शब्द हैं वो नहीं हैं। इसी वजह से कई सारे ऐसे नाम हैं जिनमें ह, श, शु, फ जैसे अक्षरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आखिर ये बदलाव क्या हुआ है, जो टंग्लिशीकरण हुआ है, उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ का एक शहर है कोयम्बटूर, जो कि अंग्रेजों ने इसका नाम रखा है, हकीकत में इसका नाम है कोयम्बतौर। तो अब उसी कोयम्बतौर को इन लोगों ने टंग्लिश में लिख दिया है कोयम्बतौर। ऐसी ही एक और बहुत चर्चित जगह मदुरई, अंग्रेजी में लिखा जाता है मडुरई। अब इसको वापस से टंग्लिशीकरण करके लिख दिया गया है मदुरई। एक और जगह टूटुकुरिन, इसका असली नाम तूतुकुड़ी, इसको वापस से टंग्लिश में लिख दिया गया है तूतुकुड़ी। ऐसी ही एक और जगह माइलापुर, अंग्रेजों ने लिखा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली नाम हुआ माइलापुर।